हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी पे बेस्ड है। उसमें हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग उसको यहाँ पे वन बाय वन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन चार्ज डेंसिटी की वजह से किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक फाइनाइट लेंथ का लाइन चार्ज लिया हुआ है, लाइन चार्ज डेंसिटी ए बी। ठीक है, दिस लाइन चार्ज इज प्लेस्ड अलोंग द जेड एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे ए बी लेंथ का आपके पास लाइन चार्ज है और ये जो लाइन चार्ज है ये जेड एक्सिस के अलोंग प्लेस्ड है। देखो ये जेड एक्सिस में प्लेस्ड है। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट्स है आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स वाई एंड जेड। क्लियर। नाउ अब आपको पता है कि लाइन चार्ज डेंसिटी है तो इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अलोंग द लाइन कंप्लीटली होगा। तो ए से बी तक लेंथ में पूरा कंप्लीटली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो अब उस चार्ज को निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक डिफरेंशियल लेंथ सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल लेंथ सेलेक्ट कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर लेंथ में जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उस चार्ज की वजह से अगर मैं किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं, ठीक है, सपोज करो कि मैं क्या करूंगा कि मैं पहले इस चार्ज की वजह से निकाल लेता हूं, फिर उसको मैं इंटीग्रेट कर लूंगा तो वो पूरे लाइन चार्ज की वजह से आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि एक स्मॉल लेंथ, बहुत ही स्मॉल लेंथ की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंशियल लेंथ मैंने सेलेक्ट किया। अब इस डिफरेंशियल लेंथ में जो चार्ज है उसकी वजह से इस पॉइंट P पे जिसके कोऑर्डिनेट x, y और z है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए आपको पता है कि डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी kq/r²। तो जिस चार्ज की वजह से जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है वहां से हम लोग लाइन ज्वाइन करते हैं। तो इस पॉइंट पे मुझे निकालना है तो यहाँ पे मैंने लाइन ज्वाइन किया इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस r। ठीक है, अब ये जो लाइन ज्वाइन करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में हम लोग लाइन ज्वाइन करते हैं उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और ये मैंने इसको DE से इसलिए डिनोट किया है क्योंकि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस पूरे लेंथ की वजह से आएगा। अभी मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहा हूं वो सिर्फ स्मॉल लेंथ की वजह से निकाल रहा हूं, इसीलिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूं, DE। क्लियर। नाउ अब इस पॉइंट P पे जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वहां से लाइन चार्ज पे मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो एक्चुअल में ये लाइन चार्ज से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ होता है, लेकिन क्योंकि यहां से मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो यहां कहीं पे आएगा यहां कहीं पे आएगा। ठीक है, सो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस को एक्सटेंड कर रहे हैं। जिस एक्सिस पे आपका लाइन चार्ज प्लेस्ड है उस एक्सिस को मैंने एक्सटेंड किया। ठीक, अब एक्सटेंड करने के बाद मैंने इस पॉइंट P से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया। तो मतलब कि ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने ड्रॉ किया है और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं रो से। दिस इज रो। ठीक है, नाउ अब ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। देखिए ये पॉइंट M है। अब ये आपका देखो यहाँ पे जो पॉइंट है इसको मैंने डिनोट किया x, y, z क्योंकि कोई भी रैंडम पॉइंट हो सकता है जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो ये क्या हो गया x, y, z। अब इस पॉइंट से मैं z एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया हूं तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये z एक्सिस है, तो z एक्सिस पे x और y क्या होते हैं, 0 होंगे। तो x और y 0 होगा और z की वैल्यू कितनी होगी, z के इक्वल ही होगी, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x, y, z है इसका मतलब है कि यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूंगा तो ये जो लेंथ होगा ये कितना हो जाएगा, z के इक्वल होगा। ठीक है, तभी यहाँ पे ये जो पॉइंट आया वो कितना है, z है। क्लियर। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से यहाँ तक का वो z होगा, तभी यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, z आ जाएंगे। तो ये जो है आपका ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इस पॉइंट T तक का जो डिस्टेंस है वो z है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों ने ड्रॉ किया है इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वहां से z एक्सिस पे। क्लियर। सो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, 0, z। जिस पॉइंट पे निकालना है वो है x, y, z। डिस्टेंस है रो,
ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन चार्ज टू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज रो। इस पर्टिकुलर लेंथ की वजह से, इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इसको हम लोग डिनोट करते हैं डिस्टेंस r से। अब इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान रहे हैं क्योंकि ये z एक्सिस पे ही है, तो z एक्सिस पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x और y 0 होंगे, और एक रैंडम कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लेते हैं z डैश। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dl। अब डिफरेंशियल लेंथ, तो अगर मुझे a से b तक जाना है, क्योंकि मुझे इस पूरे लेंथ को कवर करना है, तो डिफरेंशियल लेंथ क्या होगा, a से b तक जाना है, मतलब z के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर आप z के डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो dl कितना हो जाएगा, dz आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पे z डैश लिए हैं इस कोऑर्डिनेट को, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, dz डैश, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट क्या है, z डैश है, तो ये जो z डैश है वो वेरी हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे dz डैश मैंने लिया है। क्लियर, क्योंकि ये लेंथ आपका चेंज हो रहा है जिसको हम लोगों ने z डैश से डिनोट किया। नाउ इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में अगर हम लोग देखते हैं, तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में अगर मैं cos अल्फा की वैल्यू लिखता हूं, सपोज करो cos अल्फा की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहता हूं, ठीक है, इसके यूज देखेंगे बाद में, पहले cos अल्फा की वैल्यू अगर मैं देखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, तो cos अल्फा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो cos अल्फा ये हो जाएगा बेस और ये होगा हाइपोटेनस, मतलब रो अपॉन r हो जाएगा। क्लियर, सो रो अपॉन r हो गया हमारे पास, और वी कैन से दैट कि sec अल्फा कितना हो जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो रो sec अल्फा हो जाएगा। ठीक है, एक चीज ये, और दूसरा tan अल्फा की वैल्यू अगर हम लोग देखते हैं तो tan अल्फा क्या होगा, तो ये आपका हाइट है और ये आपका बेस है। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, तो z माइनस जेड डैश है, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, z माइनस जेड डैश डिवाइडेड बाय ये आपका बेस है, दैट इज रो। सो z माइनस जेड डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो tan अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू का यूज क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल मैं इस वैल्यू को निकाल के रख रहा हूं क्योंकि अभी ये डायग्राम जो है वो काफी क्लियर व्यू है। ठीक है, अभी इस डायग्राम का बहुत ही क्लियर विजन है कि आपको अल्फा दिख रहा है और इसमें आप tan अल्फा और cos अल्फा इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसका यूज क्या है वो तो छोड़ दो, अभी हमारे पास वापस से हम लोग आ जाते हैं कि इस पॉइंट P पे x y z पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंशियल लेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है फॉर लाइन चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू इंटीग्रेशन रो एल डी एल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ए आर कैप। ठीक है, यही लिखे थे। नाउ इंटीग्रेशन ओवर द लेंथ रो एल डी एल की वैल्यू क्या है, डी जेड डैश वेक्टर आर, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। क्लियर है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे वेक्टर आर की वैल्यू कितनी है, तो वेक्टर आर क्या होगा, अब देखो यहाँ पे वेक्टर आर क्या होगा, तो वेक्टर आर मेरे को अगर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, फिर यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो आर निकालने के लिए मैं पहले यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मतलब मैं z के डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, और कितना लेंथ मूव कर रहा हूँ, तो फिक्स्ड लेंथ मूव कर रहा हूँ, कितना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, z माइनस जेड डैश, तो एक फिक्स्ड लेंथ मूव कर रहे हैं, तो z माइनस जेड डैश इन द डायरेक्शन ऑफ z, और उसके बाद t से इस पॉइंट P तक आने के लिए मैं कितना डिस्टेंस मूव कर रहा हूँ, रो डिस्टेंस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, रो डिस्टेंस, और कौन से डायरेक्शन में, रो के डायरेक्शन में, तो ये कितना आ जाएगा, z माइनस जेड डैश ए जेड कैप प्लस रो इंटू एरो कैप। क्लियर है, देखो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग z माइनस जेड डैश डायरेक्टली कैसे ले लिए, हम लोग अगर z डायरेक्शन के z के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो डिफरेंशियल लेंथ तो dz लेते थे। ठीक है, लेकिन अगर मैं डिफरेंशियल लेंथ dz लूंगा तो उसको मैं इंटीग्रेट ही करूंगा ना, तो इंटीग्रेट करूंगा तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करूंगा, तो जब मैं इंटीग्रेट करके उसका लिमिट पुट करूंगा तो वो कितना आएगा, z माइनस जेड डैश, क्योंकि अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, देखो dz को इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम पॉइंट
M2 पॉइंट T तक, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, z आएगा, और लिमिट पुट करेंगे m पे इसकी वैल्यू कितनी है, z डैश है, t पे इसकी वैल्यू कितनी है, z है। अब इसको आप पुट करोगे तो कितना आएगा, z माइनस z डैश ओनली। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब हम लोग को फिक्स लेंथ पता हो कि हमको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो आप डायरेक्टली उसका मैग्नीट्यूड ले सकते हो और उसका डायरेक्शन, क्योंकि मुझे ये वेक्टर लिखना है r, तो वेक्टर r लिखने के लिए आपको मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड मुझे पता था कि z माइनस z डैश है, और कौन से डायरेक्शन में है, तो z एक्सिस के डायरेक्शन पे। यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड मुझे पता था, कितना था, रो, और ये कौन से डायरेक्शन में, तो रो जो है वो चेंज हो रहा है, इसीलिए उसको ए रो लिख लिए। क्लियर। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं यहाँ पे, ये वेक्टर r भी है हमारे पास, और r क्यूब अगर आपको लिखना है तो r क्यूब लिखने के लिए आपको वेक्टर r का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर r का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ओवर z माइनस z डैश का होल स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर। क्लियर। नाउ इफ वी पुट द ऑल द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन रो एल डी जेड डैश वेक्टर r इज z माइनस z डैश ए जेड कैप प्लस रो एरो कैप होल डिवाइडेड बाय ये आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब मतलब z माइनस z डैश का होल स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर, इसका पावर कितना है 1/2, और उसका क्यूब कितना हो जाएगा, पावर 3/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास अभी। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद। ठीक है, तो यहां तक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया। अब देखो यहां पे हम लोग इस इक्वेशंस का यूज करेंगे। ठीक है, ये जो मैंने इक्वेशन निकाला हुआ था यहाँ पे कि सेक अल्फा या r इक्वल टू रो सेक अल्फा है, और z माइनस z डैश इक्वल टू रो टेन अल्फा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास डी जेड डैश है। क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी है, z माइनस z डैश रो टेन अल्फा। तो लेट्स डिफरेंशिएट इट। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस डी जेड डैश इक्वल टू रो सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। ठीक है, एंड we can put the values of z minus z dash in this equation, and we can put the value of rho here. Rho की वैल्यू कितनी थी, r cos alpha। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन रो एल डी जेड डैश, तो डी जेड डैश की वैल्यू कितनी आ गई, तो माइनस रो सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। ठीक, इसके बाद यहां पे क्या है, z माइनस z डैश, और z माइनस z डैश की वैल्यू कितनी है, रो टेन अल्फा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गया रो टेन अल्फा ए जेड कैप प्लस रो एरो कैप, ठीक, होल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z माइनस z डैश का होल स्क्वायर मतलब कितना, रो स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा प्लस रो स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। क्लियर है। नाउ यहां पे देखो अब ये क्या हो गया, अल्फा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो अल्फा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है ये हमको देखना पड़ेगा। तो अब वापिस इस डायग्राम पे आते हैं। तो अभी हम लोग इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे थे, अब हमने इंटीग्रेट किया है, तो अगर मैं लेंथ के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करता तो मुझे ए से बी जाना पड़ता, लेकिन अब मैंने उसको चेंज कर दिया एंगल के फॉर्म में, तो एंगल के फॉर्म में चेंज कर दिया है तो मुझे यहाँ पे एंगल को चेंज करना पड़ेगा। अगर मुझे ए से बी तक जाना है तो मुझे इस अल्फा की वैल्यू को चेंज करनी पड़ेगी। तो देखो इसके लिए मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, इसके इस फाइनाइट लेंथ के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे निकालना है, तो मैं उस पॉइंट ए को इस पॉइंट P से लाइन ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है, तो ये एंगल को मैं बोल रहा हूं अल्फा 1। ठीक है,
इन द वायर, ये जो वायर है इसके जो लोअर एंड से जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंगल अल्फा 1। ठीक है, अब इस पॉइंट बी को इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से मैं मिला रहा हूं, तो ये जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं अल्फा 2। ठीक है, किसके साथ, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ड्रॉ किया है उसके साथ ये जो लाइन ज्वाइनिंग है अपर एंड और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का, उस एंगल को मैं बोल रहा हूं अल्फा 2, और लाइन ज्वाइनिंग है लोअर एंड और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का, उस एंगल को मैं बोल रहा हूं अल्फा 1। ठीक है, तो अगर इस अल्फा को मैं अल्फा 1 से अल्फा 2 तक वेरी कराऊंगा, तो अल्फा 1 से अल्फा 2 तक अगर मैं वेरी कराऊंगा तो ये लेंथ ए से बी तक क्या होगा, कवर हो जाएगा। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से निकाल रहे थे, अगर मैं एंगल को अल्फा 1 से अल्फा 2 तक वेरी कराऊंगा तो वो कंप्लीट लेंथ ए बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो अल्फा की लिमिट होगी वो कहां से कहां तक होगी, अल्फा 1 से अल्फा 2 तक। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास माइनस रो एल कॉमन। ठीक है, और रो सेक स्क्वायर अल्फा, अब यहाँ अल्फा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो ये आपके पास माइनस रो एल, यहाँ पे कांस्टेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम अल्फा 1 टू अल्फा 2 सेक स्क्वायर अल्फा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, रो कॉमन आ रहा है, तो रो कॉमन आ रहा है मतलब रो स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या बच गया यहाँ पे, टेन अल्फा ए जेड कैप प्लस एरो कैप डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना आ जाएगा, रो स्क्वायर, तो रो स्क्वायर और यहाँ से 3/2 कितना आ जाएगा, रो क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से आ गया रो क्यूब। 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा कितना, सेक स्क्वायर अल्फा, तो सेक स्क्वायर अल्फा इससे बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, सेक क्यूब अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, डी अल्फा। क्लियर, तो ये रो स्क्वायर और यहाँ से एक रो कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, माइनस रो एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो। ठीक, ये सेक स्क्वायर अल्फा यहाँ से कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, सेक अल्फा, तो अल्फा 1 से अल्फा 2 तक ये हो गया आपके पास 10 अल्फा ए जेड कैप प्लस एरो कैप होल डिवाइडेड बाय सेक अल्फा डी अल्फा। ठीक, अब ये हम लोग लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, और कॉस और सेक मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया 1, तो ये हो गया साइन अल्फा ए जेड कैप, और ये हो गया 1 अपॉन सेक अल्फा मतलब कॉस अल्फा। सो वी विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज माइनस रो एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो अल्फा 1 टू अल्फा 2, ये आएगा साइन अल्फा ए जेड कैप प्लस कॉस अल्फा एरो कैप डी अल्फा। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस रो एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो, इसको इंटीग्रेट करेंगे आएगा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, लिमिट फ्रॉम अल्फा 1 टू अल्फा 2, इसके साथ क्या है, ए जेड कैप प्लस कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन अल्फा, लिमिट फ्रॉम अल्फा 1 टू अल्फा 2, इसके साथ क्या है, एरो कैप। ठीक है, तो ये पूरा आपके पास, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज माइनस रो एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो, ये आएगा माइनस कॉस अल्फा 2 माइनस कॉस अल्फा 1 ए जेड कैप प्लस साइन अल्फा 2 माइनस साइन अल्फा 1 एरो कैप। ठीक है, इस माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, तो रो एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इन ब्रैकेट माइनस ऑफ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसके साथ माइनस हो गया है, तो ये कितना आ गया, साइन अल्फा 2 माइनस साइन अल्फा 1 एरो कैप। ठीक, प्लस कॉस अल्फा 2 माइनस कॉस अल्फा 1 ए जेड कैप। So this is the final answer for electric field intensity due to finite length charge density. ठीक है,
ड्यू टू फाइनाइट लेंथ चार्ज डेंसिटी। तो ये आपका फॉर्मूला है। अगर आपके पास लाइन चार्ज डेंसिटी फाइनाइट लेंथ का है, ए से बी लेंथ का है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, देखिए यहाँ पे एक चीज और है रो, ठीक है। तो इस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो जो लाइन चार्ज डेंसिटी है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रो एल पे। ये डिस्टेंस रो पे डिपेंड कर रहा है। देखो रो डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कहां पे है, तो लाइन चार्ज डेंसिटी से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो रो पे डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है। अब उसके बाद ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो एंगल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो एंगल अल्फा 2 क्या चीज है, तो अपर एंड ऑफ द वायर से जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंगल फॉर्म करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल अल्फा 2, ठीक है। लोअर एंड ऑफ द वायर से जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंगल फॉर्म करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा 1। तो आपको कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जब फाइनाइट लेंथ का होगा, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज फाइंड आउट करना है, एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए जो भी आपको फाइनाइट लेंथ कंडक्टर दिया है उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से लाइन ज्वाइन करो, ठीक है। फिर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो लाइन चार्ज डेंसिटी पे, और उसके साथ जो एंगल फॉर्म करेगा अपर एंड वो होगा अल्फा 2, और जो लोअर एंड फॉर्म करेगा वो होगा अल्फा 1। तो इसमें अल्फा का कोई रोल नहीं है, आपके पास दो एंगल होने चाहिए, एक लोअर एंड से और एक अपर एंड से, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है फॉर फाइनाइट लेंथ लाइन चार्ज डेंसिटी। सो हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास एक फाइनाइट लाइन चार्ज है ए से बी तक का, और इस पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था। उसका फॉर्मूला हम लोग अभी डिराइव किए, ठीक है। तो उसका डेरिवेशन ऐसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको रिजल्ट एग्जैक्टली पता होना चाहिए, तो इसलिए इसका एक नॉर्मल फॉर्म हम लोग देख रहे हैं कि ये एक्स वाई जेड प्लेन है, जेड एक्सिस के अलोंग हमारे पास फाइनाइट लाइन चार्ज प्लेस है, ठीक है। अब इसके लिए अगर इस पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो पहले मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर लिया, इस लाइन को एक्सटेंड करके मैं एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया, ठीक है। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, रो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन चार्ज टू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इस पॉइंट पे निकालना है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है इस पे, या वाइस वर्सा भी आप बोल सकते हो। तो ये जो डिस्टेंस होता है ये रो है, ठीक है। अब ये देखो ये लोअर एंड है आपका, ठीक है। तो ये लोअर एंड से इसको मैं लाइन ज्वाइन किया, और इस परपेंडिकुलर लाइन से जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इस एंगल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्फा 1, ठीक है। तो ये आपका एक पॉजिटिव एंगल है। जब हम लोग इस डायरेक्शन में एंगल मेजर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम लोग इसको पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। तो ये एंगल कितना हो गया, अल्फा 1, ठीक है। फिर वैसे ही हमारा अपर एंड है, अपर एंड को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से लाइन ज्वाइन किए, लाइन ज्वाइन करने के बाद इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जितना एंगल ये फॉर्म कर रहा है, इस एंगल को मैं क्या बोल रहा हूं, अल्फा 2, ठीक है। तो ये हमारे पास दो एंगल हो गए। अब जो फॉर्मूला होता है ये हम लोग डिराइव कर चुके हैं, रो एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो माइनस ऑफ साइन अल्फा 2 माइनस साइन अल्फा 1 एरो कैप प्लस कॉस अल्फा 2 माइनस कॉस अल्फा 1 ए जेड कैप। क्लियर। तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो इसमें मैं कुछ स्पेशल केसेस लेता हूं। केस 1, फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज, अगर मान लो कि ये जो फाइनाइट लेंथ का लाइन चार्ज था ए से बी, एक फाइनाइट लेंथ था, अब मान लो कि ये एक इनफाइनाइट लेंथ का लाइन चार्ज है, इस तरीके से ये आपका इनफाइनाइट लेंथ लाइन चार्ज, ठीक है। तो ये z एक्सिस के अलोंग ही प्लेस्ड है, ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक पूरा एक्सटेंडेड है, इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज। अब आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये P, पॉइंट P यहां पे है, ठीक है। अब इस केस में आपको एंगल मेजर करना है, तो अब इससे जो परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे वो तो आपका यहां कहीं पे इजीली ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगा ये आपका इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, ये हो गया रो। अब अपर एंड से जो एंगल फॉर्म होता है, अपर एंड से जो लाइन ज्वाइन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल अल्फा 2, ठीक है। अब देखो यहां पे आते हैं, अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट ए है इसको मैं बॉटम साइड पे करते जा रहा हूं, नीचे एक्सटेंड करते जा रहा हूं। तो ये जो लाइन के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये इंक्रीज होगा, देखो यहां पे मैं करूंगा तो ये एंगल और इंक्रीज हो जाएगा,
फिर इस पॉइंट को और एक्सटेंड करूंगा तो ये एंगल और भी ज्यादा फॉर्म करेगा, करेगा कि नहीं? देखो इसको एक बार फिर से, यहां पे अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूं, यहां तक आ जाता हूं, ये पॉइंट ए मेरा यहां पे चला गया मान लो, तो ये जो एंगल है वो ऑब्वियसली ग्रेटर होगा अल्फा 1 से, ठीक है? तो एक टाइम के बाद जब ये पॉइंट ए इनफाइनाइट पे चला जाएगा तो ये जो एंगल फॉर्म होगा ये कभी भी इसको कट ही नहीं करेगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये लाइन जो है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है? मतलब ये जब पॉइंट ए है अगर वो आपका इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो गया, इस तरीके से एक्सटेंड हो गया, तो जब ये और भी बॉटम चले जाएगा तो ये लाइन और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो उस केस में ये जो एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा, अल्फा 1 90 डिग्री, ठीक है? तो इस केस में जब इनफाइनाइट लाइन चार्ज होगा तो अल्फा 1 की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री π/2, ठीक है? क्लियर है? ये चीज समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आप इस पॉइंट को बॉटम की तरफ इंक्रीज करते जाओगे ये एंगल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, और ये ऑब्वियस है कि ये जो एंगल है ये अभी 90 से कम है, ठीक है? अब जैसे जैसे एक्सटेंड करते जाओगे ये इंक्रीज होता जाएगा, और ये मैक्सिमम इंक्रीज होके कितना हो सकता है, तो ये मैक्सिमम इंक्रीज होके 90 डिग्री हो सकता है, ठीक है? क्लियर है यहां तक? नाउ अब मैं पॉइंट बी को एक्सटेंड कर रहा हूं प्लस इंफिनिटी की तरफ, ये ए आपका माइनस इनफाइनाइट गया, अब ये प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे ये पॉइंट बी मूव होगा, पॉइंट बी यहां पे आएगा, ठीक है? ये पॉइंट बी यहां पे आएगा तो एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये देखो ये एंगल डिक्रीज होगा, अल्फा 2 से कम होते जा रहा है। ये जब पॉइंट बी यहां पे शिफ्ट होके आ जाएगा तो ये अल्फा 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसी लाइन के साथ जो एंगल सबटेंड कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्फा 2, और ये दोनों लाइन अब क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, तो अल्फा 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप इस पॉइंट बी को मूव कर रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में, अल्फा 2 की वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है? अल्फा 2 कम होते गया, जब ये पॉइंट बी शिफ्ट होके यहां पे आ गया तो अल्फा 2 की वैल्यू 0 हो गई। लेकिन अभी हमको इनफाइनाइट तक जाना है, तो ये आप और एक्सटेंड करोगे तो अल्फा 2 अब क्या होगा, निगेटिव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? और निगेटिव होते होते ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो जब ये बी इनफाइनाइट तक चला जाएगा, जैसे ये ए इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तक गया तो ये प्लस π/2 हुआ, तो बी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो अल्फा 2 की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, माइनस π/2, मतलब डिक्रीज होते होते, ठीक है? मतलब आपका अभी जितना भी एंगल था वो डेफिनेटली 90 से कम था, फिर वो कम होते होते 0 हुआ, 0 होने के बाद वो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको इंक्रीज किए तो अल्फा 2 की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस π/2। अब इस वैल्यू को अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो अल्फा 2 इज माइनस π/2, साइन माइनस π/2 इज -1, अल्फा 1 इज π/2, साइन π/2 इज 1, तो -1 कितना हो गया, -2 और ये माइनस कितना हो गया, +2, ठीक? cos अल्फा 2, cos π/2 इज 0, cos π/2 इज अगेन 0, चाहे वो -π/2 हो चाहे +π/2 हो, ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो कितना आ जाएगा, E = ρl/4πε0 इंटू रो, ठीक है, माइनस साइन, यहां पे आपके पास है -π/2 माइनस साइन π/2, ठीक है? ये कितना हो गया, एरो कैप, कॉस वाला कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद ये कितना आ गया, ρl/2πε0 रो एरो कैप, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज इज ρl/2πε0 रो एरो। तो इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज होगा तो आपको एंगल भी निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ही चीज कैलकुलेट करना रहेगा, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है? तो यहां पे ये जो रो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो रो इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस from line charge to point of interest, ठीक है? तो वेक्टर रो निकालने के लिए लाइन चार्ज से पॉइंट P पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब
यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारा फाइनल पॉइंट होगा जो हमको निकालना रहेगा जिस पर, ठीक है, और जहां से हम लोग इसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर रो निकालने के लिए आपको इसके कोऑर्डिनेट्स पता है, मान लो कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 z, सपोज करो, ठीक है, वी आर एज्यूमिंग दैट कि इसके कोऑर्डिनेट 0 0 z है। तो इस केस में वेक्टर रो कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर रो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन चार्ज टू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहां से यहां मूव कर रहे हैं, मतलब ये हमारा फाइनल पॉइंट हुआ, और ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रो इज नथिंग बट ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये कितना हो गया, x ax कैप y माइनस 0 ay कैप प्लस z माइनस 0 z माइनस z az कैप, ठीक है। तो ये वेक्टर रो हो जाएगा, और ये जो रो है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर रो, क्योंकि एरो कैप अगर आप लिख रहे हो तो इसके पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे ये जो वेक्टर ई है इसका अगर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो ये, और हम लोग क्या लिख सकते हैं इस वेक्टर ई को, रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो स्क्वायर इनटू वेक्टर रो, ठीक है। इस यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर रो डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर रो डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड करेंगे तो रो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, और ये आपका इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर है। क्लियर है। तो इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज के लिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है किसी भी पॉइंट पे वो हो जाएगा रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो एरो कैप। इस केस में आपको एंगल फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, जब फाइनाइट लेंथ रहेगा तभी आपको एंगल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं इसका केस 2। इफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज at perpendicular bisector of line charge। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आपके पास मान लो कि लाइन चार्ज इस तरीके से, फाइनाइट लेंथ ही ले रहे हैं, ये आपका फाइनाइट लेंथ है ए एंड बी। ठीक है, इसके एग्जैक्टली मिडिल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब जब मैं इसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो इस लाइन चार्ज को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट है एक्स वाई सेट। ठीक, अब देखो इस केस में क्या होगा, जो लोअर एंड से जो ये एंगल फॉर्म होता है उसको कितना बोलते हैं, अल्फा 1। ठीक है, तो ये लोअर एंड से जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसको बोल दिया अल्फा 1। ठीक, अब इसी के साथ जो एंगल फॉर्म होता था उसी को अल्फा 2 बोलते थे, लेकिन अब ये बी पॉइंट जो है वो इस परपेंडिकुलर लाइन से अपवर्ड चला गया है, तो ये एंगल जो होगा ये कितना हो जाएगा, अल्फा 2, बट दिस अल्फा 2 इज नाउ दिस टाइम माइनस ऑफ अल्फा 1, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब जितना एंगल ये फॉर्म कर रहा है उतना ही एंगल ये भी फॉर्म करेगा, बट ये क्योंकि अपर एंड से जो फॉर्म हो रहा है, तो अपर एंड से जो फॉर्म होता है उसको हम लोग अल्फा 2 बोलते हैं, तो अल्फा 2 जो है वो एक्चुअली माइनस ऑफ अल्फा 1 के इक्वल है। ठीक है, देखो ये पॉइंट अगर यहाँ पे होता, ये पॉइंट यहाँ पे होता, तो इसको आप क्या बोलते, अल्फा 2 बोलते। अब ये पॉइंट बी यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो 0 एंगल हो गया। अब ये पॉइंट बी सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है निगेटिव साइड पे, तो जितना पॉजिटिव एंगल फॉर्म हो रहा था उतना ही निगेटिव एंगल फॉर्म होगा, और वही एंगल कितना हो जाएगा आपका अल्फा 2, क्योंकि वो किसके साथ फॉर्म कर रहा है, अपर एंड के साथ। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, तो दिस इज रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो। ठीक है, नाउ माइनस साइन ऑफ अल्फा 2, तो अल्फा 2 की वैल्यू कितनी है, माइनस अल्फा 1, माइनस साइन ऑफ अल्फा 1 तो होता ही है, ठीक, एरो कैप प्लस कॉस ऑफ अल्फा 2, अल्फा 2 मतलब माइनस अल्फा 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा 1।
AZ कैप। क्लियर? अब देखो cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, वी नो दैट cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा cos अल्फा 1 माइनस cos अल्फा 1, मतलब ये टर्म कितना हो गया 0। अब यहां पे साइन ऑफ माइनस थीटा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, और ये भी माइनस साइन अल्फा, तो कितना हो गया माइनस 2 साइन अल्फा, सॉरी यहां पे ये 4 है, तो ये कितना हो गया रो एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो, ये हो गया माइनस साइन ऑलरेडी था और यहाँ पे कितना आ गया माइनस 2 साइन अल्फा 1, ये माइनस माइनस कैंसिल और ये 2 और 2 कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ गया रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो साइन ऑफ अल्फा 1। तो ये आपका, और साथ में एरो कैप, तो ये आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा अगर आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में प्रेजेंट है। देखो अगर आप इसको लॉजिकली भी सोचोगे तो देखो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा है उसका डायरेक्शन ये आएगा, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक ये कंपोनेंट आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा। ये कौन सा डायरेक्शन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस रो वाला डायरेक्शन है, ठीक। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो भी इस तरीके से आएगा, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक ये कंपोनेंट होगा और एक ये कंपोनेंट होगा, तो एक कंपोनेंट जो है वो रो डायरेक्शन में जा रहा है और एक कंपोनेंट माइनस जेड डायरेक्शन में जा रहा है। इसको एक्सटेंड करने पे एक कंपोनेंट प्लस जेड डायरेक्शन में जा रहा है और एक कंपोनेंट रो डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ऐसे जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे वो उसमें, जैसे यहाँ पे है, इसकी वजह से अगर निकालेंगे तो ये भी एक्सटेंड होगा और इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे। सेम डिस्टेंस पे यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक बॉटम और एक रो डायरेक्शन में। तो जितने भी अपवर्ड डायरेक्शन में आएंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, और जितने भी रो डायरेक्शन में आएंगे वो सारे ऐड हो जाएंगे। तो इस लाइन चार्ज की वजह से जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो पूरा का पूरा कौन सा डायरेक्शन में आएगा, रो डायरेक्शन में। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे सिर्फ रो कंपोनेंट प्रेजेंट है, इसका जेड कंपोनेंट 0 हो गया है बिकॉज जेड कंपोनेंट कैंसिल ईच अदर, ठीक है। तो अगर आपके पास एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे है, एक परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं उसके मिड पॉइंट पे है, तो पूरे जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, जो जेड डायरेक्शन में होंगे, और जिस डायरेक्शन में हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट करता है। क्लियर है ये चीज? अब देखो इसमें एक और केस हम लोग क्या ले सकते हैं, सपोज मैं केस 3 लेता हूं, when point of interest is at one end of infinite line charge, is at near to one end of near to one एंड ऑफ इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है। केस 3 में ले रहा हूं जब आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है अगर वो इनफाइनाइट के नियर है, लाइक ये आपका इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज है, किसी भी एक एंड के नियर है, मतलब ये मान लो कि ये इनफाइनाइट है माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहां कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है मान लो पॉइंट P, यहां पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, तो अब क्योंकि ये इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज है तो इसकी वजह से अगर मैं एंगल के बारे में सोचता हूं तो ये तो बॉटम एंड है, तो बॉटम एंड से जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं अल्फा 1, और लोअर एंड से, सॉरी ये आपका लोअर एंड है, लोअर एंड से जो एंगल फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं अल्फा 1, और जो अपर एंड से जो एंगल फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं अल्फा 2। तो यहाँ पे अल्फा 1 की वैल्यू 0 दिख रही है क्योंकि आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो माइनस इनफाइनाइट पे ही है, तो लोअर एंड से कोई भी एंगल फॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इटसेल्फ यही है आपका रो, ठीक है। तो यहां से जो लोअर एंड से जो एंगल फॉर्म करता है उसी को हम लोग अल्फा 1 बोलते हैं, तो इसमें लोअर एंड से कोई भी एंगल फॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये कितना हो गया अल्फा 1 0 हो गया, और अल्फा 2 ये तो आपका अपर एंड है और अपर एंड मतलब निगेटिव एंगल हो गया, निगेटिव एंगल, और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो यहाँ पे -π/2 हो सकता है, ठीक है। तो अल्फा 1 इस बार 0 हो गया, अल्फा 2 -π/2 हो गया, तो अल्फा 1 0 और अल्फा 2 -π/2 पुट करके अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो
अल्फा 2 को मैंने क्या पुट किया, -π/2, ठीक है। तो -π/2 अगर मैं पुट करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, ρl अपॉन 4πε0 रो, -π/2 पुट किए, α1 0, sin 0 0 हो गया, sin π/2 इज -π/2 इज -1, माइनस बिकम प्लस, तो ये कितना आ गया, एरो कैप, ठीक, प्लस cos अल्फा 2 कितना है, -π/2, तो cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो cos π/2 0 हो गया, क्लियर, माइनस cos अल्फा 1 कितना लिखे, तो अल्फा 1 हमने 0 बोला है, तो cos अल्फा 1, तो cos 0 इज 1, तो यहां पे कितना आ गया, माइनस az कैप, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि रो के डायरेक्शन में और z के डायरेक्शन में, दोनों में डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। देखो रो कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड भी यही आएगा और z कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड भी यही आएगा, क्लियर। तो रो और z के डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो अगर मैं इस तरीके से लाइन ज्वाइन करता हूं, देखो इसकी वजह से लाइन ज्वाइन करूंगा तो यहाँ इसकी वजह से मान लो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो इस तरीके से हम लोग एक्सटेंड करेंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा और इसके दो कंपोनेंट, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा। ये कौन सा डायरेक्शन है, रो डायरेक्शन है, और ये कौन सा डायरेक्शन है, -z डायरेक्शन है। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका निगेटिव z कंपोनेंट होगा और पॉजिटिव रो कंपोनेंट होगा, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास सारे रिजल्ट्स आ गए। तो आपके पास इनफाइनाइट लाइन चार्ज होगा, फाइनाइट लेंथ लाइन चार्ज होगा, तो फॉर्मूला हमारे पास ये है, ठीक है। इनफाइनाइट लाइन चार्ज होगा तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, ρl अपॉन 2πε0 रो एरो कैप, ठीक है। अगर आपका एक बाइसेक्टर पे होगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा जिसके साइन कंपोनेंट होंगे, और अगर किसी वन एंड पे होगा, ओनली वन एंड पे हो जाएगा, तो इस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, ρl अपॉन 4πε0 रो एरो कैप माइनस az कैप।